नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन आज दिल्ली पहुंच गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के बाद ये एक महीने के अंदर ही अमेरिका के उच्च नेताओं की दूसरी भारत यात्रा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बाइडेन खासतौर पर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में आने वाली जो मुश्किलें हैं उन पर भारतीय नेताओं से बातचीत करेंगे। पिछले 30 साल में अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ये पहली यात्रा है। माना जा रहा है कि 4 ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी: आर्थिक सहयोग, ऊर्जा और क्लाइमेट, रक्षा क्षेत्र और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग। बाइडेन परमाणु ऊर्जा समझौते में भारत से अपनी शर्तों को बेहतर करने की मांग कर सकते हैं, ये माना जा रहा है, और साथ ही खुदरा व्यापार में एफडीआई की शर्तों को भी अपने हक में करने की मांग कर रहे हैं। पहले ही ऐसा बयान आ चुका है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि क्या क्या उम्मीदें लगाई जाएं जो बाइडेन के इस पूरी यात्रा से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार के जो अवसर हैं उनको सुलझाने के प्रयास चल रहे हैं। इस कड़ी में पहले अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी और अब जोसेफ बाइडेन परमाणु ऊर्जा समझौते में भारत से अपनी शर्तों को शिथिल करने की मांग कर सकते हैं, और फिर वो खुदरा व्यापार में एफडीआई की शर्तों को भी अपने हक में करने की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में वो दिल्ली में भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात के बाद मुंबई में व्यापारिक जगत की हस्तियों के साथ विचार मंथन करेंगे। बाइडेन ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत अहिंसा और स्वदेशी के प्रतीक दिल्ली स्थित गांधी स्मृति से की थी, और उनकी पत्नी प्रेम के प्रतीक ताजमहल की सैर पर जाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के खास माने जाने वाले बाइडेन आपसी विश्वास को और पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। समझा जाता है कि वो सितंबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ओबामा के बातचीत की पृष्ठभूमि भी तैयार करेंगे। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए 4 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं जेसी शर्मा, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। डॉक्टर सलीम किदवई हैं, सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ जेएनयू से, और अमेरिकी मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा विंग कमांडर अजय लेले जी आईडीएसए से हैं, और भारत भूषण जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों की खास समझ रखते हैं। सबसे पहले जेसी शर्मा जी, अगर आपसे शुरुआत में कर सकूँ कि जिस तरह से माना जा रहा है कि यूपीए सरकार बिल्कुल अपनी लास्ट लेग में चल रही है फिलहाल, और ऐसा माना जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण कोई फैसले लेने की स्थिति में अभी नहीं है, चुनावी मोड में देश आ चुका है। फिलहाल रियलिस्टिक अगर देखें हकीकत की ज़मीन पर, क्या एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे हैं जो बाइडेन साहब की विजिट से? देखिए, मैं समझता हूं कि जो विपक्षी दल और इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, जो मूल जहां मुश्किल निर्णय नहीं ले सकते वो है जो हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं अपने यहाँ पे न्यूक्लियर इसके ऊपर लायबिलिटी बिल। उस पर कोई आगे जो है प्रगति, बड़ा कदम उठाना संभव नहीं है। पर उसके अलावा जो मूल उद्देश्य है यात्रा का वो 2 हैं, मैं कहूँगा। एक जो आपने कहा अपनी सुर्खियों में कि व्यापार के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाएं। अमेरिका बहुत इच्छुक है कि भारत जो है एक बड़ी मार्केट के रूप में उनके लिए हो, और रक्षा के क्षेत्र में भी विशेषकर आणविक एक जो वेस्टिंग हाउस वाला है उसको आगे कैसे ले जाना है। जब जॉन कैरी आए थे तो कहा गया था कि सितंबर तक इस पर होगा, तो उनकी ओर से अधिक जो है प्रयास किया जाएगा कि किसी तरह आपको उस स्थिति में लाया जाए। दूसरा है बड़ा प्रश्न, आज अमेरिका ये अपनी सामरिक नीति के अंतर्गत, जिसको चाहे वो रीबैलेंसिंग एशिया पैसिफिक कहे, कि चीन के सब तरफ ऐसे सहयोगी राष्ट्र हों जो उसके साथ ये इस इलाके में, जिनसे इस प्रकार की सामरिक समझौते हों कि एक उनका जो अकेले का बर्डन ना रहे। ये सारे तो जापान, कोरिया, इधर आसियान और हिंदुस्तान। अब भारत क्योंकि एशिया का दूसरे नंबर का देश है, तो निस्संदेह इस दृष्टि से उस नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा एक और लक्ष्य बड़ा है, वो है जो हमारे क्षेत्र में चिंता है स्वाभाविक, कि अब अमेरिका इतना अधिक इच्छुक है कि किसी प्रकार अफगानिस्तान से निकला जाए। तो उस सिलसिले में जैसा हुआ कि दोहा में सीधे तालिबान से बात होगी और फिर वो करजाई साहब बहुत नाराज हो गए, तो वो बात नहीं हुई कि भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करे और जहां तक हो सके कि भारत से दूरी इस विषय को लेकर ना बढ़े। पर हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि
हमारे हितों की रक्षा हमें स्वयं करनी है। जहां तक अफगानिस्तान जो आपने बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया है, मैं इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से भी चर्चा करना चाहूँगी। प्रोफेसर सलीम किदवई, ये बताइए कि जिस तरह से बात की जाती है कि वाइस प्रेसिडेंट होने के अलावा बराक ओबामा के काफ़ी नज़दीकी भी हैं जोसेफ बाइडेन साहब, और ख़ासकर कि अमेरिका में इंडस्ट्री के आदमी माने जाते हैं, लेकिन 30 साल एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को भारत आने में लगे, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं है कि बाइडेन साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ओबामा के बहुत ही ट्रस्टेड लोगों में से हैं, और क्या वजह है कि 30 साल लगे, ये मेरा ख़्याल से कोई ज़्यादा अहम बात नहीं है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट आ चुके हैं, क्लिंटन साहब आए, बुश साहब आए, और तो वो मेरा ख़्याल से कोई अहम बात नहीं है। लेकिन बाइडेन साहब के बारे में मैं ये और ऐड करना चाहूँगा कि ये वाइस प्रेसिडेंट तो हैं, लेकिन उससे पहले ये सीनेटर थे। तो इन्होंने जो हमारी न्यूक्लियर डील हुई थी 2005 में, जो एक हमारा क्या कहना चाहिए टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडो यूएस रिलेशंस में, एक लैंडमार्क है, एक माइलस्टोन है, तो उसमें इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी में जो रिजर्वेशंस थे, जो डाउट्स थे, उसमें बाइडेन साहब ने बहुत की रोल प्ले किया था और कन्विंस किया था अपने पार्टी मेंबर्स को, जो भी उनको डाउट्स थे इसके बारे में, और वो उसमें कामयाब हुए थे। तो बाइडेन साहब का इस विज़िट में इस वक्त आना मेरे ख्याल से बहुत अहम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2005 में जो मोमेंटम आया था इंडो यूएस रिलेशंस में, और जो कई साल तक चला था, इधर कुछ अरसे तक मुझे लगा कि कुछ उसमें स्टैंड स्टिल सा हो गया था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। आप ही कह रहे हैं कि वो जितना उसको गति मिलनी चाहिए थी, उतनी रफ्तार नहीं मिली है। लेकिन आपने चूंकि सिविल न्यूक्लियर डील का जिक्र किया, और जेसी शर्मा कह रहे हैं कि इस स्थिति में नहीं है सरकार, घरेलू राजनीति को देखते हुए, कि वाकई कोई छेड़छाड़ कर सके उन शर्तों के साथ जिनको कि ढीला करने की मांग कर सकते हैं, और जिस एजेंडे के साथ वो आए हैं, तो क्या ऐसा हो पाएगा? जी, जो इस वक्त कंडीशन है उसमें तो नहीं लगता है कि सरकार इस तरह का कोई लीड करेगी, और वो जाहिर है कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप होती है, ये गिव एंड टेक पर होती है, तो वो और ये जो ऐसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि ये जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, इंडो यूएस रिलेशंस का इशू है, वो ऐसा इशू है जिसके ऊपर जो भी पार्टी आएगी पावर में, अगर इलेक्शन में ये चेंज भी होता है, तो भी वो उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर सकती, नहीं करेगी, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ बनती हैं बायलैटरल रिलेशनशिप की, ये नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बनती हैं, और नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो परमानेंट चीज़ होता है। तो वो मैं नहीं समझता हूँ कि ये चाहे लास्ट लेग हो या जो भी कहिए आप उसको, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये कंटिन्यूटी रहती है। अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो करेगी, हाँ करेगी, और उनके जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसको उसमें कोई मेरे ख्याल से एतराज़ भी नहीं होगा। जी, अजय लल्ले जी, ये बताइए कि जब ये न्यूक्लियर डील हुई थी, हम जानते हैं पूरी सरकार दांव पर लग गई थी, और शायद सबसे बड़े जो राजनीतिक संकट अब तक हुए हैं देश में, उनमें से एक ये माना जा रहा था कि किस तरह से पता नहीं लग रहा था कि हर चीज़ अनिश्चित थी। लेकिन और जो हमें समझाया गया था, खासकर आम आदमी के पर्सपेक्टिव से, कि जिन गाँवों में कभी बिजली नहीं पहुँची है वहाँ बल्ब जलेगा, और किस तरह से इसके जो है तमाम सिविल पर्पजेज़ हैं। लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद ज़मीन पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जो हमें लगी कि इस डील की एक खास मकसदों में से एक है। मेरे विचार से हमें न्यूक्लियर डील को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। न्यूक्लियर डील एक लास्ट टाइम डील थी कि जहाँ पे इंडो यूएस रिलेशनशिप बहुत बड़े पैमाने पे फर्दर डेवलप हुई है। न्यूक्लियर डील तो अपने साइड में एक डील थी, लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि हमें और टेक्नोलॉजिकल कंसेशंस मिले। इंडिया को जो पोखरण टेस्ट के बाद इंडिया के ऊपर जो सैंक्शंस का रिजीम था, वो रिजीम उठ गया, जिसको टेक्नोलॉजी एपरथाइड बोलते हैं, वो उठ गया था। तो हमारे पास काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी आने लगी हैं। काफ़ी सारा आप ये देखेंगे कि आपका जो व्यापार है उसमें से भी पहले फोकस होता था चिप्स के ऊपर होगा या कोका कोला के ऊपर होगा, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ रही हैं चीज़ें। टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी भारी मात्रा में अभी अब ये रिसेंट विज़िट भी देखे, वो मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज को संबोधित करेंगे और आईआईटी में भी जा रहे हैं। वहाँ पे वो नैनो टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेस के ऊपर भी काफ़ी उनके सामने प्रदर्शन किए जाएंगे और काफ़ी सारी मात्रा में उसके ऊपर भी डिस्कशंस होने वाले हैं। सो न्यूक्लियर डील को खाली हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। न्यूक्लियर डील से हुआ क्या है कि हमारा जो एक रिलेशन में ब्लॉक्स आए थे, वो ब्लॉक आगे बढ़ चुके हैं। ये 2002 से हुआ था, जब
पूरा एक मसूदा वाजपेयी सरकार ने तब स्टार्ट किया था और उसको पहले एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के पैमाने पे चल रहा था। अभी हाल ही में आपके ये केरी साहब आए थे जब वो 4th राउंड था स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का। सो काफ़ी सारे मुद्दे हैं स्पेस के ऊपर आपके। तो आपको क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से जो मुश्किल शर्तें घरेलू राजनीति की वजह से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से जो हुई, उस वजह से एग्जीक्यूशन में दिक्कत है कि ज़मीन पर जो उसके नतीजे नजर आए, इसके अलावा जो आप कह रहे हैं जो फ़ायदे हुए हमें टेक्नोलॉजी हासिल करने में? मेरे विचार से घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से आपका न्यूक्लियर डील आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। जी बिल्कुल। भारत भूषण, ये बताइए। सिर्फ देखिए, इस बीच में कुछ दुर्भाग्यवश ऐसा और हुआ कि एक तो फुकुशिमा हो गया, दूसरा भोपाल की जो 25वीं एनिवर्सरी आई और उसके बाद जो है सारा जजमेंट के ऊपर दबाव बढ़ा, तो उससे जो वातावरण, और फिर कुडनकुलम में भी उसका काफ़ी विरोध हुआ, भूतपूर्व राष्ट्रपति को वहाँ जाना पड़ा। इस सब से जो है इस समय परमाणु ऊर्जा को लेकर ही बड़े प्रश्न चिन्ह लग गए दुनिया में। जर्मनी ने कहा अब हम नए नहीं करेंगे। ये सब तो ये भी वजह एक खास रही। भारत भूषण, ये बताइए कि जिस तरह से FDI को लेकर काफ़ी तारीफ की आने से पहले जो बाइडेन साहब ने, उन्होंने कहा कि वो बड़ी तारीफ करते हैं कि जो लिबरलाइज किया गया है FDI को, लेकिन कुछ शर्तें वो चाहते हैं कि अमेरिका के फेवर में जाएं और ज़्यादा कारोबार अमेरिकी जो कारोबारी हैं उनको मिले। किस तरह की हम ये फ़ायदों की बात कर रहे हैं? देखिए, एक इशू जिसको उठाएंगे वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। जब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है नोवार्टिस के खिलाफ, बेयर के खिलाफ, विदेशी दवा कंपनियों के खिलाफ, कि आप अपनी ब्रांडेड दवाइयाँ कैंसर की हों या जो भी हों उनको ऊंचे दामों पे नहीं बेच सकते, और भारतीय कंपनियां जो जेनरिक दवाइयाँ बनाती हैं वो उनको बना के सस्ते दामों में बेच सकती हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, इसको वो उठाएंगे। FDI तो चाहते ही हैं कि ये मार्केट बड़े उदारीकरण हो, आर्थिक उदारीकरण हो, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो बार बार कह रहे हैं वो है कि जिसको कहते हैं कि अमेरिका एशिया की तरफ अपने सामरिक दृष्टि बदलना चाहता है और भारत को अपना उस दृष्टिकोण का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन उसके लिए भारत में बहुत ज़्यादा टेकर्स नहीं है, क्योंकि एक कितना सीरियस है अमेरिका इस बारे में। अमेरिका और चीन के रिश्ते इतने क्लोज रिश्ते हैं कि अमेरिका कभी कुछ ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे वो रिश्ते खराब हो। चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है, चाइना की जो फाइनेंशियल सरप्लसेस हैं इतने ज़्यादा हैं कि चाइना में कोई भी क्राइसिस होगी तो ग्लोबल क्राइसिस हो सकती है, उससे अमेरिका भी अफेक्टेड होगा। तीसरी बात यह है कि अगर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी की कंफर्मेशन हियरिंग देख लें, उन्होंने खुद पिवट टू एशिया के खिलाफ बोला है कि ये सही बात है कि नहीं है। फिर आप शी जिनपिंग का विजिट देखिए, जिस ढंग से उनको ट्रीट किया गया, इनफॉर्मल वॉक पे गए, फोटो अपॉर्चुनिटीज हुई, ये खाली रशियन नेताओं के साथ पहले किया जा सकता था। तो एक तरफ तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारा सामरिक दृष्टिकोण बदल गया है, डिफेंस बजट्स अमेरिका के कम हो रहे हैं। वो इस स्थिति में है ही नहीं कि वो यहाँ पे पूरा मिलिट्री रीडिप्लॉयमेंट जो है एशिया पैसिफिक की तरफ कर पाए। तो फिर ऐसे माहौल में भारत क्यों एक प्यादा बन के रह जाए, क्यों हम ऐसे गेम में फंस जाएं कि हमारे चीन से रिश्ते खराब हो जाएं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पूरे क्षेत्र में जिस तरह से चाइना को चेक करने के लिए जो भारत का इस्तेमाल है, भारत को इस बारे में होशियार रहना चाहिए कि भारत होशियार है, मैंने होशियार होना चाहिए नहीं। भारतीय लोगों की समझ कम नहीं है, हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं सब समझते हैं। तो आपका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करना चाहेंगे, लेकिन आप इस्तेमाल होना चाहते हैं कि नहीं? कभी हो सकता है कि आपके हित में हो इस्तेमाल होना, कभी हो सकता है नहीं हो। तो भारत को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए बनिस्बत इसके कि हम किसी बड़े एक कोई सामरिक शिफ्ट हो रहा है तो हम उसमें कहें जी हम भी आपके साथ हैं चाइना के खिलाफ। लेकिन जब भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात होती है तो क्या चीन की जो मौजूदगी है उससे इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, पर मैं कह रहा हूँ कि चीन से हमारे रिश्ते किसी और के कारण खराब क्यों हो या कॉन्टेक्स्ट उसका बदले क्यों? लेकिन जब बार बार जब भी भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात आती है तो हमेशा पाकिस्तान का कभी जिक्र आता है, तो कभी बात चीन की आती है। तो क्या वाकई इनको हम टिपिकली या स्ट्रिक्टली बायलैटरल रिश्ते बना सकते हैं जिसमें चीन की मौजूदगी और पाकिस्तान की मौजूदगी से हम कुछ देर के लिए किनारा कर सकें? देखिए, इस रिश्ते में आप देखेंगे कई चीज़ें हैं जहाँ पे हम हमारी नज़र एक ही है, चाहे वो डेमोक्रेसी की है, ह्यूमन राइट्स की है, आर्थिक उदारीकरण है, आतंकवाद है, धार्मिक असहिष्णुता है। हम एक ही चीज़ को मानते हैं, लेकिन इसमें कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। अगर आप डेमोक्रेसी की बात ले लें, अगर आप अमेरिका के मित्र देश हैं तो डेमोक्रेसी का मापदंड आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता है। ह्यूमन राइट्स का मापदंड पे आप खरे उतरे ना, खुद कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उनके मित्र देश नहीं है तो वो थ्रेटन भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। और ऐसे इश्यूज भी जहाँ हम डिफर करते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्लाइमेट चेंज, दोहा राउंड,
तो पर हम कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपने डिफरेंसेस कम करने पड़ेंगे और अमेरिका को समझना पड़ेगा कि हमारे अपने इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जिस मुद्दे को आप उठाने की कोशिश करें अफगानिस्तान, खासकर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। हम भारत और अमेरिका रिश्तों की बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन वो भारत में हैं फिलहाल और 4 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं। क्या कुछ हासिल हो सकता है इस पूरी मुलाकात से और क्या वाकई जिस गति देने की, जो रफ्तार देने की बातचीत हो रही है भारत और अमेरिका के रिश्तों को, वो मुमकिन है? आपसे जानना चाहती हूँ जैसे शर्मा कि जिस तरह से अफगानिस्तान पर आपने शुरुआत में ही चर्चा की, भारत ने अपनी जो नाखुशी है वो शुरू में ही जाहिर कर दी थी कि जिस तरह से तालिबान से बातचीत करना चाहता है अमेरिका, जो अभी तक भी टेबल पर है, वो अलग बात है कि आगे वो नहीं बढ़ पाई है बात, भारत उसको पसंद नहीं करेगा। लेकिन क्या ये बात जिस तरह से अमेरिका में हमने देखा है कि बहुत खास इसको गंभीरता से नहीं लिया गया है, इस जो विजिट है इसमें क्या ये बात उठ सकती है? नहीं, इस बात पर इस विजिट में निस्संदेह बातचीत होगी और प्रधानमंत्री जब जाएंगे अमेरिका तब भी इस विषय में बात होगी, क्योंकि भारत को बड़ी स्वाभाविक है कि इसको लेकर चिंता है। इसका सीधा भारत पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे पहले हुआ था कि उनको जम्मू और कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था और वो हथियार बहुत सारे हैं, वो संभावना पूरी तरह से अब भी है। और मैं नहीं समझता कि भारत और अमेरिका इस विषय पर पूरी तरह से एक राय हो सकते हैं। कुछ अंतर हमारे बिल्कुल रहेंगे और हमें अपने हितों की रक्षा, जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो स्वयं करनी होगी। एक बात जो पहले आपने कही थी उस विषय में कि जो बाइडेन जितना विदेशी नीति में इतनी ज़्यादा दखल किसी पिछले 30 वर्ष से, आपने कहा पिछले 30-40 वर्ष से किसी उपराष्ट्रपति की विदेशी मामलों में इतनी दखल नहीं रही है जैसी जो बाइडेन की रही है। इसलिए उनका आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजनीति के। देखिए, जो भारत भूषण जी कह रहे थे मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। जो कूटनीति है, हम अधिक से अधिक किस प्रकार से पा सकते हैं, पर ऐसी कभी कोई द्विपक्षीय संबंध नहीं होते जिसमें आप सिर्फ रिसीव करते और कुछ नहीं देते, ऐसे कोई संबंध नहीं है। और इसलिए अब ये है कि कहाँ हम अपने हितों की रक्षा करते हुए कुछ दे सकते हैं और उनको भी लगे जो वो व्यापार का क्षेत्र होगा। हमारा कई चीज़ें जहाँ हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, जैसे हम हाई टेक्नोलॉजी की बहुत सी चीज़ें उनसे लेना चाहते हैं और वो भी देना चाहते हैं। तो एक ये जो लेले साहब कह रहे थे टेक्नोलॉजी रेजिम है। दूसरी चीज़ जो है, निस्संदेह हम चीन से संबंध खराब नहीं करना चाहते उनके कारण, पर साथ ही अगर रक्षा की बड़ी टेक्नोलॉजी अमेरिका हमको दे रहा है, हम उनसे सामान खरीद रहे हैं, हमारे वक्तव्य एक से हैं दक्षिण चीन सागर को लेकर, तो इससे एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश जाता है। अगर भारत एक पूरे एशिया में हम नंबर 2 हैं, अगर भारत मजबूत होता है, उसके लिए केवल ये मिलिट्री अलायंस की जरूरत नहीं है, तो उसका अपने आप में इस क्षेत्र की राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है। प्रोफेसर खिदवई, ये जिस तरह से बात हो रही है कि भारत जो है वो जानता है अच्छी तरह से कि अफगानिस्तान में उसके कितने हाई स्टेक्स हैं, लेकिन अगर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें तो उसके लिए जो अहमियत पाकिस्तान को हासिल है वो भारत को नहीं हो सकती। तो क्या वाकई जो जोग्राफिकल जो पोजीशन है पाकिस्तान की, उसमें हमेशा उसको फ़ायदा रहेगा और अमेरिका से उसके रिश्ते इस लिहाज से ज़्यादा प्रगाढ़ रहेंगे? देखिए, जोग्राफ़ी यकीनन पाकिस्तान को फेवर करती है और यही वजह है कि अमेरिका ने उसको इतनी अहमियत दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो कम होती जा रही है। और अब जो सिचुएशन है, और स्पेशली अमेरिका के विड्रॉल के बाद, यूएस फोर्सेस के विड्रॉल के बाद, अमेरिका यकीनन, जैसा कि इंडिकेशंस भी हैं, कैरी साहब की विज़िट के दौरान भी हमको मिला देखने को और उससे पहले भी, कि अमेरिका जो है वो अब इंडिया की स्टेक्स को, जैसा कि अभी इशारा कर रहे थे, ये इंडिया के स्टेक्स को समझने लगा है। ये समझता तो खैर पहले भी होगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने लगा है और ये समझता है कि जो इश्यूज़ हैं लाइक टेररिज्म फॉर एग्जांपल, जो कॉमन है हमारे और अमेरिका के कॉमन थ्रेट है, उसमें यकीनन अमेरिका समझ रहा है कि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान ज़्यादा उसके
काम आ सकता है। और दूसरी बात ये कि साहब वो जो रिकंस्ट्रक्शन है अफगानिस्तान में वो बहुत ज़रूरी है। उसमें जो इंडिया जो रोल प्ले कर सकता है वो पाकिस्तान बेचारा नहीं कर सकता। लेकिन 2014 में जब उन्हें अपनी सेनाएं हटानी है वहां से, तो क्या अमेरिका की कितनी भी नाराजगी भारत को हो या उन्हें पता है अमेरिका को उस बारे में कि भारत का स्टैंड क्या है, लेकिन क्या अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन है? जिस तरह से वो बातचीत करना चाहते हैं तालिबान के, लगता है कि आखिर में करेंगे ही बातचीत तालिबान से, चाहे भारत को पसंद हो या ना हो। देखिए, जैसा कि अभी बताया गया कि किसी भी बायलैटरल रिलेशनशिप में ये नहीं हो सकता है कि आप जो चाहें वही एक साइड को वही मिल जाए, दूसरी साइड का भी अपना स्टैंड होता है। और जब हम अमेरिका और इंडिया की बात करते हैं तो हमको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, दो लोन सुपर पावर है, तो उसके अपने कंसिडरेशंस हैं, अपने इंटरेस्ट्स हैं, अपने व्यू पॉइंट है। तो ये समझना कि हमारा और उनका जो है वो एक कॉमन ग्राउंड हो जाएगा हर इश्यू पर, ये अनरियलिस्टिक है और ये हो भी नहीं सकता। लेकिन ये बातचीत से, चाहे बाइडेन साहब की विज़िट हो या केरी साहब की विज़िट हो या ओबामा साहब की विज़िट हो, मैं समझता हूँ और दूसरे लेवल पर हो कि इन जो डिफरेंसेस हैं, जो हमारा डिस्टेंस है, वो यकीनन कम हो सकता है और हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, एक दूसरे के स्टैंड पॉइंट को। अजय लेले जी, पाकिस्तान की अहमियत तो हम जानते हैं, जिस तरह से बात हुई कि उनकी भौगोलिक स्थिति भी उस तरह की है, लेकिन भारत का किस तरह का रोल अफगानिस्तान में देखा जा रहा है अमेरिका के जरिए? इसी भारत का अगर हम पिछले दशक की बात करें तो भारत का रोल बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन में रहा है। भारत ने काफ़ी सारी पूंजी करीब करीब $2 बिलियन तक लगाई हुई है। सो भारत तो ये नहीं चाहेगा कि हमने इतनी सारी पूंजी अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए लगाई है और कल वहाँ पे तालिबान सत्ता में आ जाए। लेकिन कई बार तो इंडियन बूट्स तक की बात हो चुकी है कि क्या वहाँ से न भेजी जाए। इंडियन बूट्स की काफ़ी बात हो रही है, लेकिन भारत का ये हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि भारत का इंटरेस्ट मिलिट्री नहीं है। भारत का इंटरेस्ट अफगानिस्तान को एक सफल देश बनाने में है। सो भारत के ये हित में है कि अगर अफगानिस्तान एक प्रोग्रेसिव देश बनेगा, सो भारत का इंटरेस्ट हमेशा वहाँ तक है। लेकिन दलील यह है कि जब जो चुनौती है वहाँ सैन्य है, अगर सेना से जुड़ी चुनौती है, तो कैसे खाली विकास का काम करके उसको काउंटर किया जाए? नहीं, वही चीज़ हो रही है कि अब अमेरिकन सेनाज अगर वहाँ से चली जाएगी 2014 में, तो वहाँ पे एक वैक्यूम आ जाएगा और वो वैक्यूम कौन फिल करेगा। इसलिए अमेरिका का भी उसके ऊपर निर्देश ये रहेगा कि वो वैक्यूम किसी ऐसी ताकत को फिल करना चाहिए कि वहाँ पे दोबारा बहुत बड़े पैमाने पे तालिबान ना आए। लेकिन अमेरिका के पास आज ऑप्शंस बहुत कम हैं। अगर आप इराक की बात करें तो अमेरिका को एक काफ़ी बड़ा फेलियर मिला है। इराक से बाहर जाने के बावजूद भी उनके काफ़ी शिया सुन्नी काफ़ी सारे राइट्स होते रहते हैं। तो उन्हें ये पता है कि उनको कहीं ना कहीं एक फेस सेवर की ज़रूरत है 2014 बाहर जाने से लिए, तो इसीलिए वो तालिबान के नज़दीक जा रहे हैं। बिल्कुल, उनकी भी अपनी मजबूरी है। भारत भूषण जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। फिलहाल कई लोग भारत में, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अमेरिकन ड्रीम अभी भी पाले हुए हैं। उनके लिए जिस तरह से वीज़ा की पिछले दिनों में शर्तें सख्त की गई हैं या फीस बढ़ाई गई है, आपको लगता है कि कुछ बेहतरी हासिल हो सकती है? बहुत सारे युवा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। देखिए, जो वो तो उन IT के लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, और उससे ये जो आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं, ये केवल हम पे ही क्यों लागू होती है? आर्थिक उदारीकरण अमेरिका को भी करना चाहिए। वही ओबामा जो भारत को कहते हैं कि अपने बाजार खोल दो, खुद अपने बाजार बंद करना चाहते हैं और कहते हैं कि बेंगलोर का नाम लेते हैं बार बार। तो ये डबल स्टैंडर्ड है और हमको भी उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि ये ऐसे नहीं चलेगा। आप चाहते हैं हम अपने बाजार खोलें, आप भी खोलिए। ये अगर आप फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल चाहते हैं तो कुछ हद तक फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर भी होना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकल लेबर हो, चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो। इस प्रोसेस को, नेचुरल प्रोसेस को आप क्यों रोक रहे हैं? ये हमें उनसे कहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। तो साफ तौर पर अभी इस पूरे दौरे के 4 दिन बाकी हों, ये देखना है कि क्या कुछ हासिल होता है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।